नमस्कार दोस्तों, द शिखा क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज पुनः करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले कि मंजिलों को मन्नतों में मांगा सवारा नहीं करते, मुसाफिर बारिश में भी सड़कों से किनारा नहीं करते, जिसके सोच में ही खुद के सपनों का आशियाना हो, वो दूसरों के घर बैठकर दिन ब दिन गुजारा नहीं करते। तो आइए इस कुछ महत्वपूर्ण इन प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच पुनः रेल सेवा का प्रारंभ कब किया गया? ऑप्शन आपको दिया गया है और आप सभी अपना जवाब कमेंट में ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसका ऑप्शन है क्वेश्चन 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 अप्रैल। हाँ, देखिए कि भारत और नेपाल के बीच यह रेल सेवा पुनः प्रारंभ की गई है। चूँकि 1937 में यह सेवा प्रारंभ की गई थी और बीच में यह, चूँकि उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा प्रारंभ की गई थी और बीच में बंद हो गया था। और चूँकि यह जो है अभी आप देखेंगे कि 2 अप्रैल को अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और जो नेपाल के पीएम हैं शेर बहादुर देउबा जी द्वारा, इनके द्वारा जो है हैदराबाद में इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रेल सेवा का प्रारंभ पुनः किया गया है। और ये जो है ट्रेन बिहार के विजयनगर से नेपाल के कुर्था क्षेत्र तक जाएगी। इसमें देखिएगा बिहार के विजयनगर से कुर्था तक जाएगी। तो अभी जो ये इसका पहला चरण है और पहले चरण में यह लगभग 35 किलोमीटर का, यानी कि विजयनगर से कुर्था तक की दूरी है 35 किलोमीटर का, यानी कि 34.9 है, जो कि 35 किलोमीटर के लगभग इसको बोलेंगे। तो प्रथम चरण में अभी यहाँ तक शुरुआत की गई है। इसके आगे चूँकि 3 चरणों में धीरे धीरे डिवाइड किया गया है, तो पहले चरण में इतना चलेगा, फिर इसके आगे कुर्था के आगे यानी दूसरा चरण में जो है कुर्था से और बिजलपुरा तक जाएगी। फिर इसके बाद उसके आगे काम शुरू होगा और वो जो है थर्ड चरण में पूरा होगा जब, तो बिजलपुरा से आगे वर्दीवास तक जाएगी। यानी कि कुल कहा जाए तो यह जो है यहाँ बिहार के विजयनगर से कुल जो है वर्दीवास यह टोटल जो है यानी कि जो लास्ट स्टेशन है वो जो है वर्दीवास है, यहाँ तक जो जाएगी। और भारत सरकार ने इस पूरे परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इससे क्या होगा कि जो भारत नेपाल के बीच संपर्क है वो काफ़ी मजबूत होगा तथा जो धार्मिक पर्यटन को एक तरीके से बढ़ावा मिलेगी और साथ ही साथ जनकपुर धाम जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी यह सुविधाजनक होगा। और चूँकि यह जो रेल नेटवर्क है 2001 में नेपाल में, चूँकि अब जैसा कि अभी मैंने बताया आपसे कि 1937 में अंग्रेज़ों के द्वारा यह सेवा शुरू की गई थी और चूँकि 2001 में यहाँ नेपाल में काफ़ी बाढ़ की वजह से जो आवागमन प्रभावित हुआ था तो सेवाएं ठप कर दी गई थी। लेकिन जो विजयनगर से और जनकपुर के बीच यह जो रेल सेवा है 2014 तक सेवा जारी रहा। तो 8 साल के लंबी इंतज़ार के बाद पुनः जो है यह सेवा शुरू की जा रही है। अब जो है जो कि 2 अप्रैल को शुरुआत इसका किया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है आपका कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो कौन सा देश किया है? अभी जो है यह 4 मार्च से शुरू हुआ था, अभी 3 अप्रैल तक जा कर के समाप्त हुआ है। तो यह जो है मेज़बानी करने वाला जो देश है
यह है न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड ने इसकी मेज़बानी किया। ठीक है, यानी सही जवाब है आपका न्यूजीलैंड। और जो इस बार विजेता टीम रही वह है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि विजेता रही आपकी विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपकी विजेता टीम रही और उप विजेता इंग्लैंड रहा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका तीसरा प्रश्न है कि भारत ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन यूक्रेन, या आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, चूँकि यूक्रेन से वापस लाना था इसलिए ऑप्शन में मैंने आपको ऑपरेशन यूक्रेन बनाया है, जो कि सही नहीं है। फिर ऑप्शन बी है आपका ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आहट और ऑपरेशन गंगा। ये तीनों जो है महत्वपूर्ण है और इन सब के बारे में भी आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑपरेशन उपलब्ध, तो यह जो है आरपीएफ द्वारा क्या नाम है कि कथित कालाबाजारी टिकटों की करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है। किसने? आरपीएफ ने चलाया है। ठीक है, इसके अलावा इसके तहत जो है महीने भर के अभियान जो उन्होंने चलाया था उसमें दलालों या कालाबाजारी करने वाले लोग थे उनकी जो है गतिविधियों पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाने और आम आदमी को रेलवे टिकट उपलब्ध कराने में यह काफ़ी सक्षम रहा था। तो यानी कि यह कौन सा अभियान चलाया गया था? तो इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया ऑपरेशन उपलब्ध के बारे में। इसके बाद इस पर चर्चा करते हैं ऑपरेशन आहट के बारे में। यह क्या है? तो यह भी जो है फरवरी 2022 में यह आरपीएफ के द्वारा ही अभी ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन आहट नाम से मानव तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था। और जो हमारा प्रश्न है उसका जो सही जवाब है वो है ऑपरेशन गंगा, यानी ऑपरेशन गंगा चलाया गया था भारत अपने यूक्रेन में जो नागरिक हैं उनको लाने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, इंडिगो के सह संस्थापक ने आईआईटी कानपुर में 100 करोड़ रुपए का दान दिया, जिनका नाम है, तो उनका क्या नाम है जिन्होंने जो कि इंडिगो के सह संस्थापक हैं और उन्होंने अपना 100 करोड़ रुपए का दान दिया है। ठीक है, तो इसको देखिएगा। देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका गोतबया राजपक्षे, तो गोतबया राजपक्षे जो कि अभी आप जानते हैं काफ़ी मामला आपको हाईलाइट है, या जैसे कि आप जानते हैं कि श्रीलंका में वहाँ पे वित्तीय संकट उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण से जो है वहाँ पर अभी कर्फ्यू लगने वाला था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब वहाँ की काफ़ी जनता विरोध प्रदर्शन पे हुई तो उसको हटाया गया, तो इसलिए वहाँ जाना यह इसके बारे में ज़रूरी हो जाता है। यानी जो गोतबया राजपक्षे हैं वो उसी श्रीलंका के राष्ट्रपति महोदय हैं, यानी कि क्या है गोतबया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति, श्रीलंका के राष्ट्रपति। इसके बाद से अगला जो ऑप्शन है अलेक्जेंडर वुचिच, यह जो है सर्बिया के राष्ट्रपति हैं, जो कि अभी हाल ही में वहाँ पर चुनाव हुआ है और ये दोबारा चुन के आए हैं कहाँ के? सर्बिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुचिच। इसके बाद है राकेश गंगवार, यानी जो राकेश गंगवार हैं यही जो है इंडिगो के सह संस्थापक हैं, यानी कि एयरलाइन इंडिगो के सह संस्थापक, और यह चूँकि कानपुर आईआईटी के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं राकेश गंगवार जी, ये काफ़ी सुर्खियों में रहे। इन्होंने अपने अल्मा मेटर को स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट के लिए यह धनराशि दिया है। इसके अलावा राकेश जी आईआईटी कानपुर कैंपस में चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूल स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किया इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में वन्याकुलम क्षत्रिय समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है? तो देखिए ये भी मामला सुर्खियों में रहा था, यानी कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में वन्याकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए 10.5%, इसका ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10.5% यह आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि वन्याकुला क्षत्रिय समुदाय को जो 10.5% आंतरिक आरक्षण समानता, गैर भेदभाव और तमिलनाडु में 115 अन्य
अति पिछड़े समुदायों तथा विमुक्त समुदायों के समान अवसर के मौलिक अधिकारों का ये उल्लंघन करता है। राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के कुल जो है 20% है, तो उनका जो कोटा था 20% का, भीतर एक समुदाय को 10.5% का आरक्षण आवंटन, इस श्रेणी में अन्य समुदायों को केवल 9.5% कोटा देना यह किसी भी तरीके से आधारहीन है। ठीक है, तो जिसके कारण से न्यायालय ने अपना तर्क देते हुए इसको निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है, तो ये आपके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। वित्तीय नियामक संस्थान सेबी, जिसका पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, वित्तीय नियामक संस्थान सेबी ने पहली महिला, इसकी जो है हाँ, वित्तीय नियामक संस्थान सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन इसका दिया गया है, आप अपना आंसर दीजिएगा। माधवीपुरी बुच, ज्योति शर्मा, हरिता कौर देओल और शिवांगी सिंह। तो इसमें आप सभी अपना आंसर पहले दीजिए। देखिए, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका माधवीपुरी बुच, ये जो है आपका सही जवाब है। ठीक है, यानी कि जो भारतीय नियामक संस्थान सेबी है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो माधवीपुरी बुच जी को बनाया गया है। चूँकि यह जो है, इससे पहले इस पद पर अजय त्यागी जी थे और उनके जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस बात करते हैं कि यह किस पद पे थी, क्या कर रही थी। तो इससे पहले ये ICICI में सिक्योरिटीज़ की पूर्व प्रमुख भी रह चुकी हैं और सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगले ऑप्शन मैंने जो बनाया है आपको, इसीलिए सारे महत्वपूर्ण ऑप्शन बनाया है कि उसके बारे में भी चर्चा कुछ न कुछ पद पे वो है, इसीलिए ऐसे ही ऑप्शन को मैंने लाने का प्रयास किया है। तो देखिएगा, ज्योति शर्मा, यानी कि ज्योति शर्मा जो हैं, इनको जो भारतीय सेना में पहली बार किसी महिला न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। लेफ्टिनेंट ज्योति शर्मा को भारतीय सेना की महिला न्यायाधीश एडवोकेट जनरल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले हाँ, ठीक है, बी ऑप्शन इनके बारे में गया। इसके बाद से देखिएगा अगला ऑप्शन जो सी है, हरिता कौर देओल। तो हरिता कौर देओल जो है भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है, शिवांगी सिंह, ये कौन है? तो ये प्रथम महिला नौसेना की पायलट है। तो इसलिए ऑप्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा, 7वां नंबर है कि सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिएगा, सरस्वती सम्मान जो है, इसकी प्रारंभ जो है 1991 में प्रारंभ हुआ था और पहली बार इसे हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुआ था 1991 में प्रारंभ हुआ था और पहली बार जो है हरिवंश राय बच्चन जी को, हरिवंश राय, और जानते ही हैं हरिवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। ठीक है, इनको पहली बार हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। बाकी देखिएगा, जो ऑप्शन है आपके नारायण प्रधान, पहला जो मैंने ऑप्शन लिया है नारायण प्रधान। अब इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। यह जो है GD बिरला पुरस्कार प्राप्त क्या हैं? वैज्ञानिक हैं, और यह चूँकि भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर भी हैं, तो इसीलिए इनको जो है इनके भौतिक विज्ञान से संबंधित जो अनुसंधान वैज्ञानिक कार्य के लिए इन्हें जो है GD बिरला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। किसको? इनको, नारायण प्रधान जी को। इसके बाद बी ऑप्शन आपका रामदरस मिश्रा। तो जो रामदरस मिश्रा हैं, ठीक है, तो रामदरस मिश्रा जी को यह सरस्वती सम्मान दिया गया है और जो सरस्वती सम्मान है यह KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसके तहत जो 15 लाख रुपये साल और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी है शरद पगारे। तो जो शरद पगारे जी हैं, इनको जो है व्यास सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान दिया गया है और वह भी 2020 के लिए दिया गया है। और जो ऑप्शन नंबर डी है असगर वजाहत, तो असगर वजाहत को जो है या यूपी के फतेहपुर के हैं और इनको जो है 2022 का व्यास सम्मान दिया गया है। यानी जो शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है और इनको जो है 2022 का व्यास सम्मान दिया गया है। किसको? असगर वजाहत को।
और इन्होंने चूँकि एक नाटक लिखा था महाबली नाम से, उसी के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर ड्रायन फ्राई। इसमें भी काफ़ी मैंने महत्वपूर्ण ऑप्शन बनाया है। जो चारों ऑप्शन हैं वो चारों अपने आप में एक अपने अलग में प्रश्न भी है। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर ड्रायन फ्राई। यानी कि इनको जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जो है मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। इसका यह सही जवाब है। ठीक है, इसके बाद से जो ऑप्शन नंबर बी है आपका टेड्रोस एडहानम, तो ये जो क्या है, ये जो है WHO के महानिदेशक हैं। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है जो कि सौम्या स्वामीनाथन। जो सौम्या स्वामीनाथन है यह WHO की उप महानिदेशक भारतीय हैं, इसलिए अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी है नागोजी ओंकांजो इवेला, यह जो है नाइजीरिया की हैं और यह जो है WTO की प्रमुख महानिदेशक हैं। तो इसलिए सारे जो ऑप्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। WTO की स्थापना जानते हैं 1995 में हुआ था, तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल होने वाली भारतीय यूनिवर्सिटी हैं। यानी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में 100 में शामिल हैं। तो भारत की जो 2 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है यही 2 यूनिवर्सिटी यानी IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, ये जो है शीर्ष 100 में शामिल हैं। इसके अलावा अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट है कि मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना यह जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। यानी कि उद्यम को बढ़ावा देने के लिए, एक तरीके से रोजगार प्रदान करने के लिए योजना चलाई गई है। तो कि किस राज्य सरकार के द्वारा, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। तो यह इस प्रकार से आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो और भी जो आपके पढ़ने वाले, जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जो आपके दोस्त मित्र हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।